तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। आपको बता दें ये बैठक अभी चल रही है। कोरोना पर लगाम लगाने पर मंथन के साथ इस मीटिंग में वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना पर भी विचार हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले 20 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की रिसर्च, उसकी उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डिलीवरी, तमाम चीजों की समीक्षा की थी। इसमें कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, हेल्थ केयर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका डेटाबेस तैयार करने, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीन मिलेगा। वैक्सीन के लिए साथ ही कोल्ड चेन तैयार करने, इसके अलावा सिरिंज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई थी। तो वैक्सीन पर अधिकारियों के साथ इन तमाम पहलुओं पर पीएम चर्चा कर चुके हैं और अब तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक जारी है। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित कुमार दिल्ली से लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, भूपेंद्र अहमदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही दिव्या अग्रवाल सरोजनी नगर मार्केट से। लगातार दिव्या, बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर रही हैं क्योंकि लोगों के बीच जा रही हैं और इसलिए साधुवाद आपको, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा सेफ भी रहिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है। लेकिन पहले अमित का रुख करना चाहूंगी। अमित, अभी एक जानकारी सामने आई है कि वैक्सीन कब आएगा इसका समय हम तय नहीं कर सकते। आपके हमारे हाथ में नहीं, वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो जरा ये बताइए, वैक्सीन आएगी कब? वैक्सीन इस पर चर्चा तो हो रही है, आएगी कब? कोई डेट है निश्चित? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है वैक्सीन को लेकर और इसलिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई डेट फिक्स नहीं है और ये कब आएगा, क्योंकि अभी जो भारत में जो वैक्सीन बन रहे हैं वो थर्ड ट्रायल चल रहा है, थर्ड फेज में है, तो उनका ट्रायल चल रहा है। तो जब तक वो ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, उनके वो कितने परसेंट, उनका कहा जा रहा है कि अमेरिका में कहा कि 95% तक सक्सेस है उसमें, तो ऐसे में कितनी उसकी जो सक्सेस रेट क्या है उसको देखने के बाद जो वैज्ञानिक और जो डॉक्टर्स हैं वो तय करेंगे कि उनको अब मार्केट में लाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये बात प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है, ये जो वैज्ञानिक है, ये डॉक्टर्स हैं, ये फाइनलाइज करेंगे। लेकिन राजनीति शुरू हो गई है और मुझे लगता है ये जो निशाना है कहीं ना कहीं बंगाल की तरफ है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी वहाँ पर मुफ्त में वैक्सीन बांटने की बात कर रही है, तो ऐसे में शायद ये जो राजनीति है, जो राजनीति की बात प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान कर रहे हैं, वो निशाने पर ममता बनर्जी हो सकती है। लेकिन ये भी तय है कि डेट अभी तक तय नहीं है, तमाम तैयारियां जरूर हो रही है, लेकिन वैक्सीन कब होगा वो तब तक, क्योंकि थर्ड फेज चल रहा है, थर्ड फेज का ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं होगा और जो एक अप्रूवल होता है सरकार की तरफ से, अप्रूवल कि तमाम, जैसे अमेरिका में भी जो फाइजर कंपनी है, जो फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन तैयार किया है, उसको 10 तारीख को बैठक होने वाली है। 10 तारीख को बैठक में ये तय होगा कि उसको अप्रूव किया जाता है कि नहीं जाता है, तो अप्रूवल के बाद ही वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए अभी डेट तय नहीं है, लेकिन हाँ, उसको लेकर चर्चाएं हैं और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डॉक्टर्स तय करेंगे, वैज्ञानिक तय करेंगे, हम तय करने वाले कोई नहीं है। तो लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, ये क्लैरिटी जरूरी है क्योंकि लोगों को भी ये समझ आना चाहिए कि हम वैक्सीन की जब बात कर रहे हैं तो आगे की तैयारियों की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कल परसों वैक्सीन आने ही वाली है और किन किन को मिलेगी। बहरहाल, आप गुजरात से अहम जानकारी आपको बता दें, वहां पर सीएम रूपानी ने प्रधानमंत्री को क्या कुछ जानकारियां दी हैं, उन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा क्या जरूरतें हैं और राज्यों को क्या मदद मिल सकती है इसके लिए, क्योंकि तमाम राज्य के मुख्यमंत्री पहल भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल होकर। भूपेंद्र मेरे साथ अहमदाबाद से हैं। भूपेंद्र, क्या जानकारियां अभी तक सामने आई हैं? सीएम की तरफ से क्या मांगे और क्या जानकारियां उन्होंने प्रधानमंत्री को दी हैं? देखिए, गुजरात के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो यहाँ का मृत्यु दर, जो कि 4.21 है। यहाँ पर 23वें क्रमांक पे गुजरात आता है, जो यहाँ पर कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, उसमें पहले 10 में भी गुजरात राज्य का समावेश नहीं है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर ठीक होने का जो दर है वो 91.20 है, जो कि 23वें क्रमांक पर आता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है गुजरात के कोरोना मरीजों के लिए और उस पर प्रधानमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की और जिसे लेकर सीएम ने आश्वस्त किया है कि उनकी जो तमाम सेवाएँ हैं उसको और ज़्यादा वो सुदृढ़ बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए जो व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो
धन्वंतरी रथ हो जो लोगों के घरों तक पहुंचकर उनको सेवाएं देता है। लोगों को जब बुखार की शिकायत होती है तो 104 नंबर कॉल करके किस तरह से बुखार का इलाज किया जा रहा है, और उसके आगे अगर ऐसा लगता है कि ये कोरोना मरीज हो सकते हैं तो उसके आगे की कार्रवाई किस तरह से की जा रही है। संजीवनी रथ एक जो बनाया गया है जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसकी जानकारी दी। इसके अलावा जो कियोस्क खड़े किए गए हैं, अर्बन हेल्थ सेंटर में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, वो तमाम जानकारियां दी। पूरे राज्य भर में जितने भी बेड उपलब्ध हैं उनमें से 45,000 बेड की उपलब्धता अभी भी है, 55,000 बेड भरने के बाद में भी, उसकी तमाम जानकारियां दी। तो सीएम ने पूरी तरह से अवगत कराया कि उनकी तरफ से कोई कसर जो है वो कोरोना के रोकथाम में छोड़ी नहीं जा रही है। लेकिन एक चिंता का विषय जरूर है, जो मृत्यु दर यहाँ पर है वो, और इसके अलावा जो पेशेंट के ठीक होने का रेशियो है वो दोनों बहुत चिंता का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश में चिंता की स्थिति जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि यहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन हो या फिर कड़ाई और ज्यादा बढ़ाई जाए। आर्थिक हालात ऐसे नहीं है। और बड़ी बात यह भी है कि विपिन, लगातार सुबह से जब भी हम आपके पास आ रहे हैं, एक चीज आपने जरूर मेंशन किया, बेड्स की कमी, वो व्यवस्था अभी भरपूर तरीके से करने की जरूरत है। तो फिर ये बताइए कि जो ये कोल्ड स्टोरेज, मानिए वैक्सीन आता भी है, इसके लिए एक अच्छा खासा खर्च होगा, क्योंकि यूं ही कहीं स्टोर करने से काम नहीं चलेगा। क्या वो वहन करने के लिए राज्य तैयार है इस जिम्मेदारी को, या फिर केंद्र के भरोसे? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आशा। एक दो तीन बातें हैं। पिछले 7 से 8 महीने में, जब से कोरोना का वक्त शुरू हुआ था, तब से सरकार यहाँ पर हर महीने 1,000 करोड़ का लगभग कर्ज ले रही है बाहर मार्केट से। एक तरफ ये कर्ज के साथ साथ चलना, दूसरी तरफ स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी अंदरूनी तौर पर चलने लगी, जैसे इंदौर और भोपाल, 2 बड़े ऐसी जगह है जहां पर इसकी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ कागजी है। अभी इसको कैसे करना है, इसके लिए कितना खर्चा होगा, ये सारी चीजें, इस खर्चे का बजट क्या होगा, ये तमाम चीज़ें अभी विचारों में है। और जाहिर सी बात है कि केंद्र से शिवराज सरकार उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार को कुछ इसके लिए अलग से पैसा मिलेगा, या फिर जो क्योंकि सरकार अभी कहा जा सकता है कि कंगाली के दौर से गुजर रही। बार बार शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कोरोना के वक्त में उनके पास पैसा नहीं है, मार्केट से कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि कोरोना की वैक्सीन रखने के लिए जगह होना चाहिए और उसका स्टोरेज, उसकी तैयारी है, या एक मोटे तौर पर एक खाका जरूर यहाँ पर तैयार हो चुका है। और दूसरी बात की 1 महीने पहले अगर मैं आपको बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान इस बात, इलेक्शन के टाइम पे इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कोरोना की जब वैक्सीन आएगी तो मध्य प्रदेश में गरीबों को दी जाएगी। यानी कि उन्होंने अर्जी केंद्र में लगा चुके हैं कि जब वैक्सीन आए तो मध्य प्रदेश को उसमें प्राथमिकता दी जाए। तो ये तमाम स्थितियों के बीच आखिरकार वही है कि बजट क्या होगा, पैसा कहां से आएगा। तो हर तरफ से देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र की तरफ टकटकी लगाए देखी है कि कब पैसा मिलेगा। और इस तमाम चीजों को लेकर आज जो बातचीत जो हो रही है उसमें भी इस बात का जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री से ये अपील की जाएगी कि शिवराज सिंह चौहान इस बात का कहेंगे कि पैसा जो है, बजट है, चलिए सिर्फ बातचीत होती है, मदद मिलती है, नजर इस पर भी रखनी होगी। आप सब अपने अपने प्रदेशों पर नजर बना के रखिएगा, मैं आती रहूंगी बीच बीच में। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि कोरोना पर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में विरोधियों पर निशाना भी साध दिया। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग वैक्सीन को लेकर राजनीति करते हैं, हम राजनीति करने से किसी को रोक नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते, साथ ही वैक्सीन कब आएगी ये आपके और हमारे नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के हाथ में है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने लगभग 1.5 हफ्ते पहले ये कहा था कि वैक्सीन को लेकर के अभी तक भारत में कोई समीक्षा हुई नहीं है। मेरे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, राजनीति से ऊपर उठ के ये बैठक भी नहीं चल पा रही क्या? क्योंकि देखिए, बिहार चुनाव में तो बीजेपी की तरफ से भी ये ताल ठोका गया था, मुफ्त में देंगे। अब अगर ममता बनर्जी कह रही हैं तो प्रधानमंत्री इसमें राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? ये कितनी जायज मानी जाए? नहीं, देखिए, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, दोनों जो वैक्सीन है जो भारत में बन रहे हैं, इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ और वैक्सीन है जो ट्रायल फेज में है, जो कि बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई फाइनल चीज़ें नहीं आई है कि वैक्सीन कौन सा इस्तेमाल होगा, क्या होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रिपरेशन लेवल पर कैसे जो वैक्सीन अगर तैयार होता है, क्योंकि एक लंबा फेज़ होता है, अगर वैक्सीन बन भी जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसको रखा कहाँ जाएगा, किस तरह से देश के बड़े तबके को उसको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। तो ऐसे में जिस तरह की चीज़ें हो रही है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात में ये निशाना साधने की ज़रूर कोशिश की, क्योंकि बंगाल से खबर आ रही है कि बंगाल के मुख्यमंत्री की चुनाव है सामने में, और चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे, और इस तरह की बातें सामने आ रही है।
तो यही बात को लेकर प्रधानमंत्री ने शायद उनका कहना शायद इसी तरफ होगा कि अभी वैक्सीन बना नहीं है और अभी तक पता नहीं कब बनेगा, क्योंकि ये जो बनेगा कब इसके बारे में सही जानकारी वैज्ञानिक देंगे और जो इस पर शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक तरह का पॉलिटिकल बयान उसको आप देख के कह सकते हैं कि इस पूरे और मामले ये को लेकर इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के विरोधी सीएम जो भी भी यही इसको कहते लेकर हैं, बिहार में बीजेपी लगातार ये कहती रही, अब बंगाल में अगर ममता बनर्जी कह रही हैं तो फिर गलत क्या कर रही हैं? सवाल तो विरोधी पूछेंगे। बहरहाल अमित बने रहिएगा मेरे साथ। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली में राजपथ के पास लोगों से हमारी संवाददाता ने बात की है, उनकी राय जानी कि अगर कुछ बदलाव होते हैं तो फिर उनका क्या हाल होगा। देखिए वो क्या कहते हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। अगर मास्क लोग 24 घंटे पहने रहेंगे, आज बाजार चलते राह चलते पहने रहेंगे, तो एक प्रचार का अच्छा माध्यम भी हो सकता है। और जब प्रचार का अच्छा माध्यम हो सकता है तो पॉलिटिकल पार्टियां भला पीछे क्यों रहे। मेरे पीछे 3 सज्जन है, तीनों लोग बिहार से आए हैं, इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे। वक्त निकाल के इंडिया गेट घूमने आ गए और इनके मास्क का चेहरा देखिए। तीनों ने बीजेपी का जो सिंबल है कमल, हाल में वहाँ चुनाव भी था, तो क्या चुनाव प्रचार में जो मास्क बढ़ता था ये लगा के बढ़ता था क्या? यही बांटा गया था। यही बांटा गया था। कौन बांटा था? बीजेपी के कैंडिडेट रेशमी वर्मा ने। अच्छा, तो आप लोग खुश हैं? मतलब बीजेपी से खुश है तब तक ये मास्क के बदले पहने? जी जी, हम लोग खुश हैं। खुश हैं। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। तो चाची मतलब कुछ किए हैं बीजेपी वाले कि चाचा ने दे दिया तो आपने पहन लिया? नहीं नहीं, बहुत कुछ किया। क्या किया है बताइए। बहुत कुछ, रोड निकलवा दिया, राशन कार्ड मिल गया, राशन मिल रहा है फ्री में। तो देखिए, जब चैरिटी के नाम पे और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जब राजनीतिक पार्टियां मास्क बांटी है तो उन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ा है कि अपने प्रत्याशी और जो अपने पार्टी का प्रचार है और कलर खासकर भगवा और ऊपर से उनका सिंबल है जो कमल निशान, वो भी दे दिया जाए। और हालांकि चूंकि बिहार से आए, बिहार में हाल में चुनाव बीता है, तो एक अच्छा माध्यम था लोगों के लिए कि अच्छे तरीके से प्रचार भी हो जाए और लोगों की जान भी बच सके। अपने कैमरे सहयोगी सुनील के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देखिए हमारे ऐसे सहयोगी लगातार फील्ड पर हैं, कारण ये कि हम भी आपको जागरूक कर पाएं। भले कई बार कड़वी बातें भी दोनों पक्षों की तरफ से हो जाती हैं, लेकिन जागरूक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जो काम बखूबी दिव्या अग्रवाल कर रही हैं, मैं सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। दिव्या, कई रिपोर्ट्स आपकी हमने देखी जिसमें लोगों को पसंद नहीं आता जब आप पूछती हैं कि मास्क पहनते क्यों नहीं, लेकिन ये बताइए, अब तो आप जनपथ में मौजूद हैं, वो अवेयरनेस बढ़ी है क्या लोगों में? और वो जो शुरुआत में जब बदलाव हुए थे कुछ नियमों में कि अब 2000 का चालान होगा, तो लोगों ने इसे इजीली टैकल करना शुरू किया है क्या? बिल्कुल, देखिए सरकार के फैसले, प्रशासन की कड़ाई, लोगों की जागरूकता और न्यूज़ 24 की मुहिम, ये पूरी तरीके से रंग लाती नजर आ रही है। क्योंकि मैं अब दिल्ली के एक और दूसरे बाजार में हूँ और अगर आपको मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं, ये जनपथ है और यहाँ पर पूरी तरीके से पटरी बाजार से ये पटा होता था। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन ने कड़ाई करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करते हुए यहाँ पर पटरी बाजार को हटा दिया है। जो पटरी बाजार यहाँ है भी, वो भी बहुत दूरी पर है। लोग जो आ रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, पूरी तरीके से जागरूक है। मास्क बिल्कुल सही तरीके से लगा रखा है। लोग मास्क लगाते थे लेकिन सही तरीके से नहीं लगाते थे, अब सही तरीके से लगा रखा है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आज ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी कुछ शॉपिंग करने निकले हैं। कोरोना का डर है लेकिन फिर भी आप घरों से बाहर निकले हैं। हाँ, कोरोना का डर तो है, लेकिन कब तक घर में कब तक रुकेंगे? बाहर तो आना ही है। तो कुछ जरूरी काम था या फिर थोड़ा सा जरूरी है घर से बाहर निकलना? नहीं, जरूरी काम था। हमें यहाँ पे एक्चुअली बैंक में आना था, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी हम लोग बैंक में ही आए। ऐसा लग रहा है ना कि जनपद बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है, काफी खाली लग रहा है। हाँ जी, खाली तो है पहले से। सिक्योरिटी पर्पज से भी लोग अपना यूज कर ही रहे हैं, सेफ्टी, इस वजह से। तो बिल्कुल, ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये काफी ऐसा लग रहा है कि लोगों में सुधार कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको चलने की जगह इसलिए भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि पूरा पटरी बाजार था। सरोजनी नगर मार्केट में हमने देखा कि एनडीएमसी और एनफोर्समेंट की टीम लगातार वहां पर जो है वो चालान काट रही थी, जो अवैध दुकानें थी उन्हें हटा रही थी। और यही डर यहाँ पर भी दुकानदारों में है, इसलिए पूरी तरीके से ये खाली नजर आ रहा है। और अगर पटरी बाजार खाली होगा तो ग्राहक भी नहीं आएंगे और यही मकसद जो है वो भी प्रशासन का है। आपको मैं अंदर भी लेके चलूंगी यहाँ पर जनपथ में। लगातार यहाँ पर देखिए स्पीकर्स के माध्यम से लगातार ये अनाउंसमेंट्स हो रही है कि मास्क लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यहाँ पे आप देखिए कि थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो भी हो रही है।
इसमें कभी बुखार आता भी है? हमने तो कभी नहीं देखा कि इसमें कुछ बुखार आया भी हो, किसी को बुखार हो तो। मैम जिसका जैसे मतलब आ जाता है, लेकिन इतना मैं पढ़ी लिखी हो नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो कर रही है। अगर बुखार आएगा भी तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा। ये भी हास्यात्मक है। देखिए, ये जनपद की मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट है। लड़के लड़कियां नौजवान बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा खाली लग रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो दुकानें हैं वो अपने सीमित दायरे में है, बहुत ज्यादा आगे दुकानें नहीं लगाई है, क्योंकि एनफोर्समेंट की टीम लगातार यहाँ पर ये देख रही है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करेगा उसका तुरंत चालान काटा जाएगा। और चालान की राशि 2000 है, इसलिए किसी के लिए पे करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि ये आप देख रहे हैं रस्सी, ये रस्सी भी लगा दी गई है, जिससे कि लोग जो है ये जो तैयारियां थी दिव्या, कम से कम उनका असर देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। और लगातार आप भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। अब एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक है वो जारी है। कोरोना पर लगाम लगाने पर मंथन के साथ इस मीटिंग में वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना पर भी विचार हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में पहले 20 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन आज क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेबाजी तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाएंगे, किस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, जो अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ ये लगातार 10:30 बजे से जो बैठक चल रही थी खत्म हो चुकी है। मैराथन बैठक लगातार सुबह 10:30 बजे से अभी तक चल रही थी, अब ये बैठक खत्म हो गई है। मेरे साथ अमित कुमार लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, कुछ डिटेलिंग सामने आई इस बैठक से जुड़ी? नहीं, देखिए थोड़ी देर में पूरी तरह से एक प्रेस रिलीज आने वाला है कि उस मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, लेकिन जो मुख्य बातें थी, जो कि मुख्य राज्यों ने बातें अपनी कही वो सामने, जैसे कि दिल्ली ने मुख्य तौर से ये कहा कि अभी जो अचानक जो पीक आया है 10 नवंबर को, जिस तरह सबसे हाईएस्ट देखा गया था, जो नंबर्स आए थे, उसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है बैठक में कि प्रदूषण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि केंद्रीय जो अस्पताल है, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, वहां पर करीब 1000 बेड दिया जाए, ICU बेड दिया जाए। इसी तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि जो बीमारी है उसको रोकने में बहुत ही कामयाबी मिली है, जो डेथ रेट है वो बहुत कम है वहां पर। और सबसे बड़ी बात की जो GST का पैसा रोका गया है उसे सरकार रिलीज करे, क्योंकि उससे कोविड मरीज के इलाज में फायदा होगा। तो इसी तरह से अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और सबसे बड़ी बात की वैक्सीन को लेकर जब बात थी, उसको लेकर एक रणनीति पर चर्चा हुई है। पूरी तरह से जो प्रेस रिलीज है वो थोड़ी देर आएगी। आप कह सकते हैं कि मैराथन बैठक चली 10:30 बजे सुबह से लेकर इन्फॉर्मेशन अमित में आ रही है दोबारा आपके पास। देखिए, सीएम केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ये कि प्रदूषण के चलते दिल्ली में ये तीसरी लहर है और जो पराली जलाई जा रही है उसमें दखल की मांग की है प्रधानमंत्री से केजरीवाल ने। पीएम पराली जलाने के मामले में दखल दें, ये सीएम केजरीवाल ने मांग की है इस बैठक में। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आगे केंद्र का रुख इस पर क्या रहने वाला है, क्योंकि पराली को लेकर चर्चा तो पिछले 3-4 महीनों से होती आ रही थी। जी, सिर्फ 3-4 महीने से नहीं, पिछले 3-4 साल से लगातार ये एक विषय बना हुआ है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, पराली की चर्चा शुरू हो जाती है और वहाँ पर जब पराली जलता है तो, लेकिन इसको लेकर कमी भी आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये जो NCR के जो राज्य हैं उनसे लगातार संपर्क भी हुई, कई लेवल पे बातचीत भी हुई है, लेकिन कई जगह में किसानों को समझाने बुझाने का फायदा भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें वो केमिकल से वहाँ पर पराली को वहीं पर नष्ट करके उसे एक उर्वरक बना रही है। तो इस तरह से और भी राज्यों में जल रहा है, लेकिन पूरी तरह से कारगर अभी नहीं हुआ। इसमें राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो ऐसे में इनका जो, अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, तो दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। दरअसल इस पूरी लड़ाई में अगर आप देखें तो एक तरह का टोपी ट्रांसफर हर राज्य दूसरे पे करता आया है, और यही वजह है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हर लेवल पर देखा गया है कि पर्यावरण से जुड़े मसले को लेकर उसमें हमेशा एक दूसरे को की तरफ जिम्मेदारी और बड़ी बात यह है कि याद भी तभी आती है जब दिन ही नहीं बचे होते हैं, जब
तैयारी के लिए समय नहीं रहता है। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर प्रदेश की स्थिति बताने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।